नमस्कार। नीट एंड जेई 2021 के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट टाइम में स्पेशली रणनीति के तहत पीसीपी सीकर की ओर से आयोजित इस गुरु मंत्रा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की श्रृंखला में हमने फिजिक्स विषय को डिस्कस किया था और आज की सीरीज में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज की सीरीज में हमारे साथ प्रिंस एडवर्ब के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर हैं। हमारे साथ डीआर सारण सर हैं। डीआर सारण सर इस फील्ड में पिछले 15 साल से हैं। इनिशियल कुछ सालों में आप कोटा रहे और उसके बाद में पिछले 10 साल से पीसीपी सीकर के साथ हैं। आप पीसीपी सीकर के फाउंडर फैकल्टी मेंबर्स में से एक हैं। हमारे साथ डीएसएस सर हैं, धर्मेंद्र सोलंकी सर। आपको 10 साल का इस फील्ड का तजुर्बा है। आपने कोटा में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद पिछले काफी अरसे से आप सीकर में हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सीकर की अब तक जेई की श्रेष्ठतम रैंक ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी 11th रैंक रही है। पीसीपी की टीम क्यों द बेस्ट है, हमने कैसे एक एक सिलेक्टेड टीचर को जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो वेल एक्सपीरियंस्ड है और जो अपने सब्जेक्ट के प्रति और अपने स्टूडेंट्स के प्रति डिवोटेड है, ऐसी टीम हमने तैयार की है। और उसका प्रमाण यह है कि अब तक की सीकर की जेई की द बेस्ट रैंक ऑल इंडिया 11th रैंक को पढ़ाने वाले तीनों टीचर्स आज पीसीपी में हैं। डीएसएस सर उन्हीं में से एक हैं। हमारे भी साथ डॉक्टर अरविंद कुमार सर हैं। आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है। आपने दिल्ली टीचिंग करवाई, जयपुर टीचिंग करवाई और पिछले काफी अरसे से आप पीसीपी परिवार के साथ हैं। हमारे साथ एसएस शरणवा सर हैं। आपको 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने अपनी शुरुआत कोटा से की और कोटा में अपनी सेवाएं देने के बाद पिछले काफी अरसे से आप पीसीपी परिवार के साथ सीकर में जुड़े हुए हैं। ये हमारी केमिस्ट्री के सीनियर टीम के कुछ साथी हमारे बीच में है। क्योंकि सीमित संवाद है इसलिए सीमित संख्या में साथियों को हमने जोड़ा है। केमिस्ट्री के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसे नीट और जेई दोनों के स्टूडेंट्स बहुत हल्के में लेते हैं। नीट का स्टूडेंट ये मानता है कि चूंकि बायो का वेटेज ज्यादा है, बायो स्कोरिंग भी है, इसलिए ज्यादा तवज्जो या तो बायो को देता है या फिर फिजिक्स को देता है डरते हुए। ये रियलिटी है। केमिस्ट्री को थोड़ा सा हल्के में लेता है। जेई विंग का स्टूडेंट मैथ्स और फिजिक्स को बहुत सॉलिड सब्जेक्ट मानता है और केमिस्ट्री को हल्के में तो नहीं लेता, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में केमिस्ट्री को इजी मानता है। इसलिए सोचता है कि जब टाइम मिलेगा तो मैं केमिस्ट्री तैयार कर लूंगा। लेकिन अंत में चाहे जब सिलेक्शन की बात हो या अच्छी रैंक की बात हो, जब केमिस्ट्री की वजह से केमिकल लोचा होता है तो उस समय वो जागता है कि मैंने केमिस्ट्री को हल्के में लेकर के गलती कर दी। जी, मैं अक्सर कहता हूं कि केमिस्ट्री किसान की उस फसल की तरह है जो बहुत कम पानी में, जो बहुत कम केयर के बाद भी, जो बहुत कम खाद देने के बाद भी अच्छी उपज देती है। अगर केमिस्ट्री पे थोड़ा सा भी ध्यान दे ले तो न केवल ये आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकती है बल्कि एक अच्छी रैंक भी सुनिश्चित कर सकती है। तो इन सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डीएसएस सर तक पहुंचना चाहूंगा। डीएसएस सर, आप केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पार्ट देखते हैं। नीट और जेई दोनों में आपकी बहुत मजबूत और पैरेलल पकड़ है। 11th रैंक होल्डर ऑल इंडिया को आपने पढ़ाया है। मैं हमारे टाइम की बात करूं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा टीचर्स रूटीन वे में स्कूल्स में बोल देते थे कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक समझ में आए तब तक समझने वाला सब्जेक्ट है और जब समझ में आना बंद हो जाए तो रटने वाला सब्जेक्ट है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के बच्चों की क्या रणनीति होनी चाहिए? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जी। और इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हो और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो जी। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे के समय में, अभी नीट और जेई एडवांस दोनों के लिए काफी समय है, तो आपको नीट और जेई एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपको 3 पार्ट में बताना चाहूंगा
पार्ट फर्स्ट में आता है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब सबसे पहले पार्ट की बात करूं मैं नोमेनक्लेचर की, तो उसमें से आपको डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकता है और हो सकता है कोई रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट को पूछे कि इस जो प्रोडक्ट रिएक्शन में बना है उसका आईयूपीसी नेम क्या है, और हो सकता है आपको रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर ना देकर के आईयूपीसी नाम दे दे। तो जनरली आपको आईयूपीसी नोमेनक्लेचर तो बड़े अच्छे से आना चाहिए, कॉमन नेम्स भी कुछ कंपाउंड्स के आपको याद होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आइसोमेरिज्म की बात करना चाहूंगा। आइसोमेरिज्म में नीट एंड जेईई मेन में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि आपसे पूछ सकता है क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। बट आईआईटी एडवांस आइसोमेरिज्म की स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बड़े ब्यूटीफुली यूज करता है क्वेश्चंस में। आपको क्वेश्चंस देगा, क्वेश्चंस में पूछेगा कि बहुत सारी रिएक्शंस की सीक्वेंस दे देगा, उस रिएक्शंस में बनने वाले प्रोडक्ट्स ऑप्टिकली एक्टिव, इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो आपको आईआईटी एडवांस के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद आता है, अगर बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको कोई भी रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, सारी रिएक्शंस की अप्रोच आप सीख सकते हो। तो उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत प्यारे प्यारे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पर, एरोमेटिसिटी पर, इस तरीके के, और इनके कॉन्सेप्ट आपको रिएक्शंस में भी यूज होते हैं। तो ये पार्ट आपका मेन बड़ा अच्छा सॉलिड होना चाहिए और बार बार आपको रिवीजन करना चाहिए इस टॉपिक का। इसके बाद में रिएक्शंस की बात करूंगा, तो रिएक्शंस में नीट में एंड जेईई मेन में दोनों में जो रिएक्शंस आती है वो दो तरीके से पूछी जा सकती है। या तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट जनरेट करा सकता है या आपको रिएक्शन के रेट पर भी सवाल पूछ सकता है। तो दो तरीके से आपको रिएक्शंस को जेईई मेंस एंड नीट के लिए तैयार करना है। एक तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेक्निक अप्रोच आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और उस रिएक्शन के रेट पर बेस्ड कैसे सवाल पूछा जा सकता है, कैसे उसे कंपेयर करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। बट जेईई एडवांस के लिए आपको इन दोनों के साथ साथ उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बट नीट और जेईई में मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, जनरली वहां पर मैकेनिज्म बेस्ड सवाल नहीं पूछा जाता। बट आईआईटी एडवांस के लिए मैकेनिज्म ज्यादातर रिएक्शंस की आपको आनी चाहिए। फिर मैं कुछ आईआईटी एडवांस के लिए अच्छे टॉपिक बताना चाहूंगा। नेम रिएक्शंस आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये बड़े अच्छे टॉपिक है और आसान टॉपिक है, अच्छे से आप कवर कर सकते हो। तो ये आपका रिएक्शन वाला पार्ट। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, जिसमें बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स आते हैं। जनरली पहले क्या होता था, इन चैप्टर से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत कम होते थे, तो बच्चे इसको पढ़ते नहीं थे। बट अभी क्या हुआ है, जनरली 1-2 साल से बाकी और चैप्टर से सवाल आए ना आए, बट इन चैप्टर से 100% सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब यह टॉपिक आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। सबसे ज्यादा शानदार बोलूं तो आपको ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ने चाहिए। टीचर के नोट्स अच्छे से पढ़ो, इसके जो रिगार्डिंग जो आपके पास है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इनसे जो भी सवाल आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। और आईआईटी एडवांस के लिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बायोमोलिक्यूल। 100% एक सवाल आईआईटी एडवांस में इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जैसा शेड्यूल है उस तरीके से आप बना सकते हो इन तीनों टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है। थैंक यू डीएसएस सर। आपके बारे में अक्सर चेयरमैन सर कहते हैं कि डीएसएस सर सिर्फ काम से काम रखते हैं, क्योंकि काम पढ़ने पर काम ही काम आता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा डिवोशन आपका बच्चों के प्रति है, संस्था के प्रति है, अपने सब्जेक्ट के प्रति है। तो अब मैं हमारे सारण सर की तरफ बढ़ना चाहूँगा। एक लंबा 15 साल का तजुर्बा आपको है। मैंने पहले भी कहा कि आप पीसीपी के फाउंडर फैकल्टी मेंबर्स में से एक हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि टीचर की खुद की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, ये उसकी बॉडी के ऑर्नामेंट्स हैं। रियल में उसके सिर का जो मुकुट है वो है उनके स्टूडेंट्स का अचीवमेंट। और सारण सर ने मैनी टाइम्स टॉप 100 में अपने स्टूडेंट्स की रैंक्स दिलवाई है, चाहे जेईई की बात करें, चाहे नीट की बात करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आप देखते हैं तो सारण सर, चूंकि बच्चे जेईई और नीट के दोनों के देख रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रणनीति को लेकर के आप बच्चों से मुखातिब। जी सर, जैसा कि ओंकार सर ने बताया था कि केमिस्ट्री को अगर हल्के में ले लिया तो आपके साथ केमिकल लोचा हो सकता है। नीट के अंदर तो क्वेश्चन बनता है सिंपल डायरेक्ट, जैसे ऑर्गेनिक आ गया वो अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, फिजिकल का अलग है। लेकिन एडवांस के अंदर तीनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे कोई एक रिएक्शन ली मान लो, उसमें CO2 बन रही है मान लो। अब CO2 बन रही है, CO2 का फिर क्या हो गया,
कोई एक टेस्ट करवा दिया, फिर उसके बाद आगे पूछ दिया भाई जैसे CO2 को डाल दिया उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, उसका टेस्ट हो गया CO2 ही है, कितनी CO2 बनी, तो फिजिकल से जुड़ गया। वैसे तीनों सब्जेक्ट एडवांस के हिसाब से आपस में लिंक है। और अब अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह फॉर्मूला वगैरह कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपन बात करें ओवरऑल पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अपन न्यूमेरिकल्स की बात करें तो फॉर्मूले जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पहला फॉर्मूला बनता है, जैसे एक रेडियस वाला फॉर्मूला बनता है। फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर निकालने का एक हेनी एंड स्मिथ का फॉर्मूला बनता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरह ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी वेरियस थ्योरीज आती है, जैसे कि वर्नर थ्योरी, VBT, CFT। अब CFT से भी एक न्यूमेरिकल बनता है, वो न्यूमेरिकल बनता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। तो ये तो मैंने ओवरऑल पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको एक साथ बता दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है। वैसे मेरा ये मानना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 90% चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ 10% की चीज़ें हैं याद करने वाली है। इस चक्कर में ये इसको बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल ही बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होने दे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो रटने वाला पार्ट है ना उसको आप अलग ही कर लो। जैसे कि मान लो इसके अंदर रिएक्शन पार्ट है वो रटने वाला है, 7-8 फॉर्मूले उनको आप रटने वाले उनको आप अलग अलग पेज में लिख लो, या आप पेज में अलग नहीं लिखो तो उसी के अंदर आप हाईलाइट कर दो। अब जब मान लो एक नोटबुक के अंदर पूरा नोट्स अपने इनऑर्गेनिक है तो आप उसके अगर पन्ने पलटोगे तो समझने वाली चीज़ को तो आपका एक बार देखना बाकी बार बार आपका जो नज़र जाएगी जो हाईलाइट कर रखी है तो वो चीज़ अपना आपको याद हो जाएगी और बाकी चीज़ें समझने वाली है। बिल्कुल सारंग सर, आपने गागर में सागर भरने का काम किया। बहुत संक्षिप्त में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नब्ज तक स्टूडेंट्स को आपने पहुंचा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच SS रणवा सर हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट देखते हैं, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ के साथ साथ जो मल्टीपल टाइम्स आपने बेहतरीन रैंक नीट और JEE में दी हैं वो इस बात का सबूत है कि आप स्टूडेंट्स के इतने प्रिय हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा बताएं JEE के एस्पायरेंट्स को। हेलो एवरीवन, तो फर्स्टली हम बात करेंगे JEE मेन के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन की बात की जाए तो JEE मेन में सारा का सारा पोर्शन NCERT बेस्ड आता है। आपको NCERT के बाहर जो एक्स्ट्रा जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है अगर आप JEE मेन के लिए तैयार होकर जा रहे हो तो। और JEE मेन में भी एक सिलेक्टिव पोर्शन है जो न्यूमेरिक पोर्शन है, उसमें सारा का सारा पोर्शन लगभग पेपर्स में फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहा है। और उसमें एक चीज खास तौर पे ध्यान देने वाली है कि वहाँ कैलकुलेशन स्किल्स के ऊपर भी आजकल जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। तो आप अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर कैलकुलेशंस की वजह से आपको ऐसा लगे कि लेंथी होता जा रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास वहाँ पर चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है। और खास तौर पे जैसे सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट हुआ तो आप उनको खास तौर पे ही NCERT से पढ़कर जाएंगे। ये तो हम लोग बात करें JEE मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करें एडवांस के लिए, तो एडवांस के लिए सबसे मेन बात ये है कि एडवांस का जब भी प्रॉब्लम बनेगा तो एडवांस का प्रॉब्लम मल्टी टॉपिक प्रॉब्लम बनेगा, हाई चांसेस है इसके। लेकिन अगर वहां पर भी बात की जाए सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट की तो आपको दोनों के दोनों टॉपिक को NCERT से ही गो थ्रू होना है, बाकी कहीं पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी बात की जाए मेन टॉपिक की तो सबसे मेन टॉपिक अपने पास में 3 टॉपिक होंगे अगर फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। फर्स्ट वन थर्मोडायनेमिक्स जो आप और हम दोनों अच्छे से जानते हैं, दूसरी बात अपने पास में इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन है अपने पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो अपने पास में थर्मोडायनेमिक्स में है उसमें 2 पोर्शन है, एक एंट्रोपी है और सेकंड वन अपने पास में गिब्स फ्री एनर्जी। ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं कि पूरी केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों टॉपिक की एक और खास बात है कि पिछली बार जो एडवांस के पुराने पेपर्स आ रहे हैं उनमें मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है उन पे भी जो फोकस किया जा रहा है ना, तो इन दोनों टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है। तो आप इन दोनों पॉइंट को कभी भी अवॉइड ना करें, ना ही स्किप करने की कोशिश करें। आपको यहाँ बार बार रिविजन की जरूरत पड़े तो आप यहाँ रिवाइज करके जाइए, लेकिन ये दोनों पॉइंट अपने पास में अच्छे से कवर होने चाहिए अगर हमें JEE एडवांस में बड़े स्कोर करना है तो। नेक्स्ट हम बात करें अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो टाइट्रेशन और सॉल्युबिलिटी, ये जो हमेशा ही से एवरग्रीन टॉपिक है और उन्हीं से बार बार या उन्हीं के इर्द गिर्द अपने को हर बार एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार भी आप लोग उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हुए चलिए। तो अगर मैं बात करूं गैसेस स्टेट की तो गैसेस स्टेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोर्शन अपने पास में आइडियल गैस का होगा और सेकंड पोर्शन अपने पास में रियल गैस का होगा। पिछले कुछ समय से अगर एडवांस के पेपर को हम उठाए तो वहां पर अपने पास में आइडियल गैस से जनरली क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं और रियल गैस पे क्वेश्चन फोकस ज्यादा किए जा रहे हैं।
तो आप ऐसा नहीं कि आइडियल गैस को अवॉइड करके चले, आइडियल गैस को भी कवर अप करना अपने को, लेकिन रियल गैस पे फोकस ज्यादा रखते हुए चलना है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में थर्मोडायनेमिक्स और रियल गैस के क्वेश्चन को कनेक्ट कर दिया जाए, जो हम पहले आप लोगों को बोल चुके हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों पोर्शन एक ही है। और मैं अभी भी आपको इसी बात पर फोकस करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम पे आप एकदम बढ़िया फोकस करते हुए जाओगे तो एडवांस में बहुत ही बढ़िया मार्क्स आपके आएंगे और बहुत ही बढ़िया आईआईटी आप लोगों को अच्छे रैंक के साथ में मिलेगी। थैंक यू ऐसा सर। बिल्कुल जेई की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टू द पॉइंट, पिन पॉइंट बातें आपने स्टूडेंट्स को बताई। और बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा सर ने हालांकि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की बात की, लेकिन लास्ट में आपने कहा कि एक बेहतरीन आईआईटी आपको मिल जाएगा, एनआईटी का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप बच्चों में बड़ी सोच को भरते हैं, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो अब हमारे बीच डॉक्टर अरविंद सर हैं। फिजिकल केमिस्ट्री नीट की चर्चा हम आपसे करेंगे। पिछले 12 साल से आपने हजारों स्टूडेंट्स को मेडिकल आईआईटीज और एनआईटीज में भेजा है, तो नीट के एस्पायरेंट्स को सर फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, नीट केमिस्ट्री का जो पेपर है उसकी खूबसूरती यह है कि ये पेपर या तो सरल होता है या बहुत सरल होता है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा कुछ बेसिक चीज़ों पर फोकस करना है। पहली बेसिक चीज़ है कि पेपर का पैटर्न मैंने बताया कि या तो सरल या बहुत सरल, तो हमें सेलेक्टिव पढ़ना है, कचरा नहीं पढ़ना है। तो सेलेक्टिव पढ़ो बेटा, सेलेक्ट हो जाओगे। क्या बात? दूसरी बात, हमें क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। कई बार ऑप्शंस में ही आंसर हैं। अगर फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, पता है एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव आना है और एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, तो क्यों क्वेश्चन कर रहे हो आप, सीधा टिक करो ना। तो ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि ऑप्शंस कैसे डिज़ाइन किए गए हैं। तो दूसरी चीज़, जो नीट का पेपर डिज़ाइन होता है उसकी जो कैलकुलेशन पार्ट होती है उसका हुआ होता है, लेकिन अगर पिछले 10-15 साल के पेपर्स को उठा के आप देखो तो उसमें आप पाओगे कि कैलकुलेशन नाम की चीज़ ऐसी है ही नहीं। अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन टफ है तो उसके ऑप्शंस इजी होंगे, ऑप्शंस में बहुत बड़ा गैप होगा जिससे आप आराम से उसको क्लियर कर पाओगे। अब अपन आगे चलते हैं कि हम करें क्या। ये तो पेपर के पैटर्न की बात हो गई, तो करना क्या है, की कॉन्सेप्ट जो भी हैं, जितने भी की कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में बनते हैं उनको रिवाइज करना है। नीट में सिलेक्शन का एक ही फंडा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। उसके अलावा आप करें क्या, इस टाइम जो लास्ट मोमेंट है तो आपको करना है PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं कम से कम 2 या 3 बार। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो वास्तव में बेनिफिशियल है या नहीं है। दूसरा, आपको जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो पेपर आप दे रहे हो, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि मैं पेपर को पढ़ने पर कितना फोकस कर रहा हूं और उसकी जो स्पीड है कि मैं किस स्पीड से पढ़ रहा हूं और किस स्पीड से अटेम्प्ट कर रहा हूं। इस बार आपको एक खास ध्यान इसलिए भी रखना है पेपर के पैटर्न का कि पहले तक आप 180 क्वेश्चन में घुमा करते थे, इस बार आपको 200 क्वेश्चन के चक्कर लगाने, 200 क्वेश्चन में घूमना है, टाइम उतना ही है, तो आपको विशेष सतर्कता तो बरतनी ही पड़ेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में 11th और 12th की बात करें तो 12 टॉपिक हैं टोटल मिलाकर के। आपको सबको पता है कि कौन से टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। वेटेज जो है 40% है, 40% आउट ऑफ 100 to 40%, यानी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं इन जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के। तो अपन करें क्या, करने वाली बात एक तो मैंने बता दी कि PYQ करना ही करना है। दूसरी बात, अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट की बात करूं तो आप इसमें NCERT रेफर कर सकते हो। NCERT की थ्योरी जो है वो आप पढ़ लें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन टॉपिक में NCERT से बाहर कुछ भी आ नहीं रहा है। उसके बाद में अगर अपन गैसेस स्टेट की बात करें तो आपको जो फोकस वाला एरिया है वो की कॉन्सेप्ट पर ही है। मेनली आप रियल गैस फोकस करें। रियल गैस के बाद में आप जो गैस लॉज हैं, गैस लॉज
PV इक्वल्स टू NRT, बस इतना कर लेंगे तब भी नीट में कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। उसके बाद में अगर हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इनके जो की कॉन्सेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ की कॉन्सेप्ट वर्ड, इसका मीनिंग ये है कि जो भी इनके रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं, वो इस तरीके से आपके माइंड में होने चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत क्लिक हो कि ये फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट के लिए बना है और वो मुझे अप्लाई करना है। तो क्विक रिस्पॉन्स आपके माइंड का तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस शानदार होगी, जानदार होगी। इस प्रैक्टिस को आप आगे वाले 50-60 दिन में बनाए रखिए। आने वाली नीट के एग्ज़ाम में आपको ये लगेगा कि आपने जो मेहनत करी है, आपकी जो जिद थी मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की, वो बहुत अच्छी रैंक के साथ पूरी हो रही है। आपको एग्ज़ाम हॉल में ही लग जाएगा। अब एग्ज़ाम हॉल में ही लग जाएगा, वो कैसे लगेगा कि पेपर तो पता नहीं टफ आ गया। तो देखिए, आपको कोई भी दिमाग में ये होवा नहीं पालना कि पेपर टफ आता है या पेपर ईजी आता है। सिंपल सी चीज़ है, पेपर सबके लिए एक ही है। अगर आप सेलेक्टिव रिवीजन के साथ आगे बढ़ते हैं और आने वाली एग्ज़ाम में आप अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जारी रखते हैं, तो आपको टॉप रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बेस्ट ऑफ लक। सेलेक्टेड पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओगे। ये थे हमारे डॉक्टर अरविंद सर। और अब चूंकि सारण सर पूरे डिस्कशन को मैं बहुत गौर से सुन रहा था, NCERT पढ़ें, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। आप चारों साथियों की बात का निचोड़ यही था। तो लास्ट में मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद कंपटीशन के स्टूडेंट रहे हैं, आपके टाइम में RPMT हुआ करती थी, RPMT में एक बहुत बेहतरीन रैंक के साथ आप SMS मेडिकल कॉलेज में पहुँचे थे, MBBS की, PG किया, तो आपको इन चीज़ों का बहुत गहराई से अनुभव है एज ए स्टूडेंट भी और अब एक कोचिंग संचालक के रूप में भी। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है और स्टूडेंट्स को इनको किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो ओंकार सर, बड़े बड़े विशेषज्ञों का नंबर आने के बाद आपने मेरा नंबर लिया है और इन्होंने लगभग चीज़ें बता डाली हैं, क्योंकि आप सभी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अपने आप में दिग्गज हैं। बहुत अच्छे रैंकर्स आप तक आज तक आपने दिए हैं और बच्चों में बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन आपकी टीचिंग का है। मुझे आज के सब्जेक्ट में डिस्कशन करते हुए और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं चाहे JEE की क्लास में जाऊँ, चाहे नीट की क्लास में जाऊँ, इस सब्जेक्ट को मैं हमेशा हाईलाइट जरूर करता हूँ। आपने मेरे से NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को मैं JEE और नीट दोनों से कोरिलेट करने के लिए NCERT और नॉन NCERT दोनों फैक्टर्स पे चलता जाऊं। पहले मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको JEE एडवांस्ड में सिलेक्ट होना है तो भी आपकी केमिस्ट्री अच्छी होना आवश्यक है, और अगर JEE एडवांस्ड में आपको रैंकर बनना है तो केमिस्ट्री की आपको बहुत अच्छा होना आवश्यक है। और जैसा कि कहा जाता है, अगर आप फिजिक्स और मैथ्स में जो समय दे रहे हैं या केवल एक सब्जेक्ट में इन दोनों में से समय दे रहे हैं, उसका 35% भी समय आपने केमिस्ट्री को दे दिया तो आपकी स्कोरिंग उन सब्जेक्ट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होने वाली। उसके बाद में अपन बातचीत करते हैं कि NCERT का क्या रोल है। तो चाहे JEE हो या नीट हो, दोनों की ही फैकल्टी हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हैं कि आपके पास 11th-12th की NCERT की बुक होना कंपलसरी है। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि JEE मेन और नीट में तो NCERT लाइन टू लाइन आती है, JEE एडवांस्ड में भी केमिस्ट्री से NCERT से कई दफ़ा लाइन टू लाइन क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स या ऑप्शंस मिलते हैं। इसलिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को मजबूत करने के लिए पहले दिन से ही NCERT हाथ में रखना जरूरी है। और लास्ट का टाइम जो रणनीति अब चल रही है, लास्ट के टाइम की रणनीति तो सिर्फ एक है, चाहे आप JEE के स्टूडेंट हैं चाहे नीट के स्टूडेंट हैं, हर 3-4 दिन में एक बार NCERT का रिवीजन आप मार डालिए। आप JEE एडवांस्ड हो, JEE मेन हो, नीट हो, उसमें हाईएस्ट स्कोरिंग
केमिस्ट्री में करेंगे एनसीईआरटी के माध्यम से। जी। एनसीईआरटी के साथ यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को जोड़ लेते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस को जोड़ लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं और आप केमिस्ट्री 100/100% या परसेंटाइल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये थे आज की गुरु मंत्रा श्रृंखला में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के गुरु मंत्र। निसंदेह ये आपके एग्जाम में काम आएंगे, आपके सिलेक्शन में काम आएंगे, आपकी बेटर रैंक में काम आएंगे। मैं तो पूरे पीसीपी परिवार की ओर से कहना चाहूँगा कि न्यूट्रॉन्स की तरह न्यूट्रल मत रहिएगा, प्रोटॉन्स की तरह पॉजिटिव रहिएगा और इलेक्ट्रॉन्स की मानिंद अपनी कक्षा में गति करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि परों से नहीं हौसलों से ये उड़ान होती है और जीतते वो हैं जिनके इरादों में जान होती है। इम्तिहान, एग्जाम, परीक्षा सब्जेक्ट की ही नहीं होती, आपके इरादों की भी होती है और यही इस पैनल डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य था कि आपके इरादे भी मजबूत हों। सब्जेक्ट आपका क्लासेज में मजबूत किया ही जाता है। आप सभी को जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम डिस्कशन करेंगे मैथ सब्जेक्ट का जेईई के लिए और उसके बाद में परसों हम डिस्कशन करेंगे नीट के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का। जुड़े रहिए गुरु मंत्रा श्रृंखला से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।